हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे नया एक इनिशिएटिव चला रहे हैं जिसके अंतर्गत यूपीएससी का जो सीसैट का पेपर है, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे प्रीलिम्स का जीएस पेपर 2 भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके पास्ट ईयर्स पेपर को कवर करा रहे हैं। आपको पता ही है कि सीसैट लास्ट ईयर कितना ज़्यादा लेंदी हो गया था, और तो आप किसी एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट को लेकर के पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते। वैसे तो मुझे पता है कि सभी को पता ही होगा कि सीसैट जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें 33% लाना होता है सिर्फ। और ये 33% जो है 66 मार्क्स के इक्वल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बट सबके लिए जीएस में स्कोर अच्छा करने के बावजूद भी इसके शिकार हो जाते हैं और वो फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। और सीसैट जो है अब शायद मुख्य वैसी पेपर होती जा रही है जिसके अंतर्गत आपको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो खैर, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को कवर करा रहे हैं, जो कि हमारा टारगेट है 2014 से लेकर के 23 तक का। और इस कड़ी में 2014, 15, 16, 17 और 18 के पेपर को पूरी तरीके से कवर करा दिया गया है, स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को। और पहले तो मैं हिंदी बेस को लेकर के चल रही थी कि सिर्फ हिंदी के पैसेजेस और ये सारी चीज़ें कवर करा रही थी। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी इससे लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट ईयर कितना क्वेश्चन आया था 2019 के पेपर में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि सीसैट का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये रहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो बाइलिंगुअल वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले कॉम्प्रिहेंशन 2014 के सीसैट के जो बड़े आंदोलन चले थे हिंदी इंग्लिश को लेकर, उसके बाद तो ये बिल्कुल समाप्ति कर दिए गए हैं। खैर, जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली 32, 24, 26, 30 इस तरीके से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ठीक है, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। एवरेज 27 से 28 क्वेश्चन यहाँ से आने तय हैं। बाकी आप किसी भी चीज़ में देखोगे कि मैथ्स, उसमें भी 22 क्वेश्चन है, रीजनिंग 22 क्वेश्चंस, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशंस, इन सबको मिलाकर के लगभग 22-20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इस जो सब्जेक्ट है कॉम्प्रिहेंशन का, इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। कि ये लगभग वैसा आप कहो कि क्वेश्चन है होते हैं जिसका आंसर आपको सामने में ही दिख रहे होते हैं, ठीक है। बाकी के लिए आप फार्मूला और बहुत सी सारी चीज़ें याद रहेंगी तब करोगे, और यहाँ पे आपको स्पीड चाहिए और एनालिटिकल पावर चाहिए कि हाँ ठीक है, इसमें से क्या सही है, और इसका जवाब वहीं पे लिखा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसके जवाब आपके सामने होते हैं, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपके सामने आज का पहला पैसेज, और उसी के साथ जो यूपीएससी के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन है, जो कहता है कि आपको जो आंसर करने हैं पैसेजेस के, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इस पैसेज पे ही आधारित होने चाहिए। तो ये यूपीएससी का इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो उसी के आधार पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इन्हीं के आधार पे आपको जवाब देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये मैं 2-3 इंस्ट्रक्शन आपको बता दे रही हूँ कि हम पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला ये है कि जो यूपीएससी ने कहा है कि प्रश्नों का जो आधार है वो इस पैसेज पे आधारित है, ठीक। दूसरी चीज़ है कि आप जो पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताकि हमें ये कीवर्ड्स की क्या ढूंढना है, क्या क्वेश्चन है, वो हमारे दिमाग में चलता रहे पैसेज पढ़ने के दौरान। तीसरी चीज़ है कि आप जो ट्रिक्स के माध्यम से एक्सट्रीम वर्ड्स और इन सारी चीज़ों के को लेकर के भी सॉल्व करते हो, तो हम ये तीनों चीज़ें मिला करके चलेंगे और अपना दिमाग अलग से नहीं लगाएंगे। अगर वो जलवायु से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई पैसेज नहीं है तो जलवायु, और मतलब जलवायु में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो हमेशा इन्वायरमेंट से रिलेटेड में जलवायु ही आ जाता है वर्ड करके। तो अगर वैसे पैसेजेस हैं तो आप अपना डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको रिस्क ले सकते हो, वो आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा हो तो आप डायरेक्ट ही बिना पैसेज पढ़े भी लगभग आप आंसर उसके निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है कि इस पैसेज का जो मुख्य विचार है, यानी कि जो मेन आइडिया है, ठीक है, वो क्या है। यहाँ पे है इंग्लिश में कि मेन आइडिया जो है वो क्या है, ठीक, यानी कि क्रक्स क्या है
इसका मायने क्या निकलता है, फाइनली क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो चलिए फिर पैसेज को पढ़ते हैं। और इससे से रिलेटेड शायद एक और क्वेश्चन है जिसका आधार है कि पूर्व धारणा क्या है। ठीक है, कोई वैलिड पूर्व धारणा है, उसको आपको बताना है कि क्या हो सकता है। पूर्व धारणा का मतलब होता है अजम्पशन। ठीक है, इंग्लिश में इसको अजम्पशन करके पूछते हैं। और अजम्पशन यानी कि कल्पना करें, यानी कि इमेजिन कर रहे हो आप कोई भी परिस्थिति को। ठीक, कि जो पैसेज के आधार पर दिया गया उसके आधार पर आप काल्पनिक चीज़ें बता रहे हो। ठीक, तो वो हम क्वेश्चन को देख करके समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं पहले, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक सिद्धांतकारों को अन्याय जैसे कि अस्पृश्यता के इतिहास को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐतिहासिक अन्याय की अवधारणा में अनेक प्रकार के ऐतिहासिक अपकारों को विचार में लिया गया है, जो किसी न किसी रूप में वर्तमान में भी हो रहे हैं, और इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि इनमें सुधार ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे जैसे अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जो है, उस टाइम पे भी प्रॉब्लम थी, अन्याय के रूप में थी, और आज भी वो कहीं ना कहीं विद्यमान है, और इसकी प्रकृति ही ऐसी है कि उसको सुधारा ना जाए। सुधार ना होने देने के पीछे दो कारण हैं। कहे जा सकते हैं कि जो एक तो ये है कि केवल इतना ही नहीं कि अन्याय की जड़ें इतिहास में गहरी जमी हुई है, बल्कि अन्याय स्वयं भी शोषण की आर्थिक संरचनाओं, भेदभाव की विचारधाराओं और प्रतिनिधित्व की रीतियों को संचरित करती है। ठीक है, तो ये पहला कारण हो गया कि सिर्फ इतिहास की गहराइयों में भी नहीं है, ये भी आर्थिक और शोषण वाले भेदभाव हैं, विचारधाराओं के आधार पर भी भेदभाव है, प्रतिनिधित्व के आधार पर भी है। दूसरा जो है कि ऐतिहासिक अन्याय की कोटि आमतौर पर बहुत से अपकारों जैसे कि आर्थिक वंचन, सामाजिक भेदभाव और मान्यता के अभाव के आर पार फैली हुई है। अपकारों यानी उन्होंने बताया कि आर्थिक, सामाजिक, जो मानवीय है वो अभाव, वहाँ पे भेदभाव की भावना। ये कोटि जटिल होती है केवल इसलिए नहीं कि इसमें बहुत से अपकारों के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती, बल्कि इसलिए कि किसी न किसी अपकार की, आमतौर पर भेदभाव की प्रवृत्ति दूसरे अपकारों से आंशिक रूप से स्वायत्तता हासिल कर लेने की होती है। यह भारत में सुधार के इतिहास से सिद्ध होता है। यानी कि पूरे पैसेज का मतलब है कि जो हमारे राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, ठीक है, उन्होंने हमारी जो भारत की हिस्ट्री रही है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स रहे हैं, अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से एक है अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी। इन्होंने ये बताया है पैसेज में कि ऐसी प्रॉब्लम्स की जो प्रकृति है वो लगातार बनी हुई है, पहले भी थी और अभी भी बनी हुई है। ठीक है, और उनके जो प्रॉब्लम्स है, आर्थिक वंचना, सामाजिक भेदभाव, मान्यता में अभाव, इन सब का कारण जो है वो दूसरे सेम प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो जिनका आधार आर्थिक, सामाजिक है, उनके साथ सेपरेट कर लेती हैं, यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती हैं। और इसलिए भारत में जो सुधार की प्रक्रिया है वो होती तो है, लेकिन वो थोड़ी जटिल हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये तो मुख्य क्रक्स हो गया। अब इस पैसेज के ऑप्शन को पढ़ते हैं कैसे है ऑप्शन की प्रकृति। तो पहला ऑप्शन कहता है कि भारत में अस्पृश्यता को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं पैसेज करे कि गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी, बट वो चीज़ें आगे भी बनी हुई है क्योंकि उसको बने रहने दिया गया है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि प्रकृति ऐसी है कि इसमें सुधार ना हो पाए। ठीक है, तो इस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। और यही सेम चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इंग्लिश के पैसेज में। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है कि ऐतिहासिक अन्याय किसी भी समाज में अपरिहार्य है और सुधार से सदैव परे है। तो एक तो इसमें है कि अपरिहार्य है। अपरिहार्य का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे आपको सेकंड जो बी है ऑप्शन, इसमें लिखा हुआ है हिस्टोरिकल इनजस्टिस इज इनएविटेबल इन एनी सोसाइटी एंड इज ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है अनिवार्य, ठीक है, आवश्यक, यानी कि ये क्या है, एक एक्सट्रीम वर्ड है जिसकी वजह से हम इसको कैंसिल करेंगे।
ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एक्सट्रीम वर्ड है और सदैव की बात कर रही है, ऑलवेज की बात कर रही है, तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि सामाजिक भेदभाव और वंचन की जड़ें दोषपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में। देखो अर्थव्यवस्था वंचन का कारण है, जो कि देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक भेदभाव और अन्य जो अभाव हैं वो। तो सामाजिक भेदभाव और वंचन की जड़ें दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था में हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या मुख्य विचार है? हम आगे बढ़ते हैं। डी क्या कहता है? ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। हाँ, तो ये हमारा जो मेन पॉइंट निकल करके आ रहा है कि हमारा जो अन्याय की प्रकृति रही है भारत में, ठीक है, वो जो है वो सुधार की तो रही है, ठीक है। यहाँ पे है लिखा लास्ट में कि भारत में सुधार के इतिहास से सिद्ध हुआ है कि वहाँ प्रकृति सुधार की रही है, लेकिन वो असंभव नहीं है, कठिन ज़रूर है। तो ये एक मेन विचार है, मुख्य है, क्रक्स है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ भी आप इस लाइन को यहाँ देख सकते हो और डी ऑप्शन यहाँ सही है। आपको ऐसे ऐसे ही कीवर्ड्स अगर आप चाहो तो खुद से भी लिख करके नोट डाउन कर सकते हो कि इसका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है, हिंदी में क्या मतलब हो सकता है, कैसे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अवधारणा पूछा गया, अजम्पशन पूछा गया कि अजम्पशन क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, आपका पहला स्टेटमेंट क्या है कि आर्थिक भेदभाव मिटा देने से सामाजिक भेदभाव मिटता है। तो क्या ये है? आपको लगेगा कि ठीक ही तो है क्या आर्थिक भेदभाव? अगर आप नॉर्मली आपको लगेगा कि आर्थिक भेदभाव मिटा देने से सामाजिक भेदभाव मिट जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं, पैसेज में सिर्फ आर्थिक के बारे में, भेदभाव के बारे में बात नहीं की गई है, यहाँ पे और भी सामाजिक, ठीक है, भेदभाव और मान्यताओं की बात की गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ है तो ये एक तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा जो है कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था ऐतिहासिक अपकारों के सुधार का सबसे अच्छा मार्ग है। ये आपको पढ़ने में ठीक लग रहा होगा कि लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक अपकारों के सुधार का सबसे अच्छा मार्ग है, क्योंकि यही तो है, कल्पना करनी है, तो आप ये ऐसी चीज़ें कल्पना कर रहे हो। लेकिन पैसेज में क्या लिखा हुआ है? वर्तमान में क्या है? यहाँ पे देखिए वर्तमान में भी हो रहा है, ठीक है, सेम प्रॉब्लम। तो वर्तमान में हमारा क्या चल रहा है? लोकतांत्रिक है, हम हमेशा से लोकतांत्रिक रहे और ये भारत के संदर्भ में है। तो क्या ये इससे रिलेटेड है, तब भी ये प्रॉब्लम है, तो ये पैसेज यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारा आंसर आएगा डी। यहाँ पे ये लाइन आपको प्रूफ करती हुई दिख रही है। तो देखिए मैं इतना ही कर पाऊँगी कि कुछ लाइंस को हाईलाइट कर पाऊँ और आप उसको बाद में रीड कर पाओ क्रक्स के रूप में, अगर आप चाहो तो। ठीक, ये है हमारा पैसेज 2 और हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूर्वधारणा क्या है, अजम्पशन क्या है, ठीक है। आपका दिमाग चलना चाहिए कि अब इसमें काल्पनिक बातें होंगी, ठीक है। इसका जो क्रक्स निकलेगा उस पर ये इमेजिन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इमेजिन करते हैं और हम पैसेज को पढ़ते हैं कि पैसेज क्या कहता है। शिक्षा जीवन में महान बदलाव लाने की भूमिका निभाती है, खास करके इस तेज़ी से बदलते और वैश्वीकरण की तेज़ गति वाले विश्व में। विश्वविद्यालय बौद्धिक पूंजी के अभिरक्षक और संस्कृति तथा विशेषज्ञपूर्ण ज्ञान के प्रवर्तक हैं। यानी कि विश्वविद्यालय जो है वो आपको मतलब आइडियाज़ के भरमार देने और पढ़ाने और अलग अलग संस्कृतियों से वाकिफ़ कराने के लिए मेन जगह है। संस्कृति चिंतन की क्रियाशीलता और सौंदर्य तथा मानवीय भावनाओं की ग्रहणशीलता होती है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। केवल बहुत सी जानकारियों से युक्त व्यक्ति ईश्वर की धरती पर सिर्फ एक उबाऊ इंसान भर है। यानी कि अगर आपने बहुत सारा सिर्फ जानकारी हासिल किया है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाले इंसान है, तो आप सिर्फ एक उबाऊ इंसान हैं धरती पे। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति तैयार किए जाएं जिनके पास संस्कृति और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान दोनों हों। यानी कि इनका लक्ष्य ऐसा होता है विश्वविद्यालयों का, शिक्षा का, कि ऐसा इंसान बनाया जाए, ऐसा इंसान बने कि जो संस्कृति और विशेषज्ञता, ठीक है, ज्ञान दोनों में ही अच्छा हो। उनका विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है, ठीक है। और इनकी संस्कृति उन्हें दर्शन की गहराई, यानी कि संस्कृति जो है वो दर्शन यानी फिलॉसफी की गहराई, कला की ऊंचाई तक ले जाएगी। साथ ही मिलकर यह मानवीय अस्तित्व को अर्थ प्रदान कर पाएंगे। मतलब मिला जुला के इसमें शिक्षा और शिक्षा में विश्वविद्यालय का क्या रोल है, ठीक है, कि आप कैसे इंसान बने, एक इन्फॉर्मेशन वाली दुकान ना बने, ठीक है, एक ज्ञान का भंडार बने जो आपको और दूसरों को
बेहतर बनाने में योगदान दे सके, ठीक है, एक मजबूत आधार बना सके। तो ये इसका क्रक्स है। तो चलिए देखते हैं कि पैसेज क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन क्या कहता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो पैसेजेस सेम ही कहते हैं। मैं आई होप कि अच्छे से समझा पा रही हूँ कि क्या मतलब निकल रहा है सिंपल सीधी सी हिंदी में। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहता है क्वेश्चन का। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सुशिक्षित यानी एजुकेटेड व्यक्ति से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी कि आप इसका इंग्लिश में देखोगे कि अ सोसाइटी विदाउट वेल एजुकेटेड पीपल कांट बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ मॉडर्न सोसाइटी। कांट बी, तो यहाँ पे कांट बी भी आपको दिख रहा है कि आ गया है अब, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक एक्सट्रीम वर्ड भी है और ऐसा लिखा नहीं गया है कहीं पे भी कि जो मतलब कि जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं उनकी वजह से मॉडर्न, क्योंकि वो एक इवन उनको तो धरती पे बोझ कहा गया है कि आप सिर्फ अगर पढ़ाई वाले टाइप के हैं। यहाँ पे ये लाइन देखिए लिखी हुई है कि अ मेयरली वेल इन्फॉर्म्ड मैन इज़ ओनली पोर ऑफ गॉड्स अर्थ, ठीक है। यहाँ पे भी सेम बात है कि ईश्वर की धरती पर सिर्फ एक उबाऊ इंसान भर ही हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है। स्टेटमेंट जो सेकंड है वो क्या कहता है कि संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती है। तो हाँ, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि लक्ष्य क्या होना चाहिए कि संस्कृति के साथ विशेषज्ञता ज्ञान, ठीक है, जो इनको मजबूती प्रदान करता है। दैट एम शुड बी, यहाँ पे आप देखो कि बोथ कल्चर और नॉलेज दोनों, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हमारा ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट पैसेज थर्ड, और इसका क्वेश्चन है पूर्वधारणा यानी कल्पना यानी कि असम्पशन, ठीक है। असम्पशन क्या हो सकता है, तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया पैसेज में। तो पैसेज में है कि मृदा जिसमें हमारे लगभग सभी खाद्य पदार्थ उगते हैं, ठीक है, यानी खाने पीने की सामान जो उगाई जाती हैं, कल्टीवेट की जाती हैं, एक जीवंत संसाधन है जिसके बनने में वर्षों लगते हैं, यदि भी यह मिनटों में नष्ट हो सकती है, ठीक है, ये चंद मिनटों में ख़त्म हो सकती है, ख़राब हो सकती है। प्रति वर्ष 75 अरब यानी बिलियन टन उर्वरक मृदा क्षरण के कारण नष्ट हो जाती हैं। यानी कि जो है हम इतना ज़्यादा उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि मृदा का ह्रास हो रहा है, यानी कि जो मिट्टी है वो ख़राब हो रही है। यह चिंताजनक है ही, और केवल खाद्य उत्पादकों के लिए ही नहीं, मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक जो है कार्बन के रूप में रोक के रख सकती है और वायुमंडल में उन्मुक्त हो जाने से बचाया जा सकता है। यानी कि जो क्या होता है कि मृदा होती है वो विशाल मात्रा में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि आज के टाइम में एक प्रदूषक भी है, उसको बहुत टाइम तक होल्ड करके रख सकती है। लेकिन अगर मृदा ख़राब हो जाएगी तो ये काम नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो क्या कहता है कि बड़े पैमाने पर मृदा का जो क्षरण है वो विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। यानी कि इसका मीनिंग है, इंग्लिश वाले आप वहाँ जाके पढ़ लोगे, बाकी मीनिंग तो मैं बता ही दे रही हूँ। जहाँ पे मुझे लगेगा कि नोटिस कराना चाहिए वहाँ मैं करा दूँगी। तो बड़े पैमाने पे जो असुरक्षा है वो खाद्य की असुरक्षा है वो इसके कारण हो रही है, मृदा के क्षरण के कारण, यानी कि मिट्टी का जो है ख़राब होना ये इसका कारण बन रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती और खाने के लिए रिलाई नहीं कर पाएंगे मिट्टी पे। तो इस हिसाब से ये हो गया हमारा सही। ऑप्शन बी कहता है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि मृदा का क्षरण मुख्यतः मानव उद्भाविक है। मानव उद्भाविक यानी कि एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि जो मानव के द्वारा उत्पादित है, ये कारण जो है वो मानव के द्वारा हुआ है। कैसे? हाँ, ये बात भी सही है। क्यों? यहाँ पे लिखा है कि जो उर्वरक है, ठीक है, उसके कारण हो रहा है। तो कौन यहाँ पे उर्वरक जो मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल कर रहा है उर्वरक, वो कौन है? मानव है। उसकी वजह से धरती की जो है कैपेसिटी वो कम हो रही है, मृदा की कैपेसिटी, मिट्टी की कैपेसिटी जो है वो कम हो रही है, ठीक है। और यही बात आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी इंग्लिश के पैसेज में कि ईच ईयर 75 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल इज़ लॉस,
टू इरोजन। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि मृदा के धारणीय प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है। तो ये हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा ये मैं इंग्लिश में भी आपको बता दे रही हूँ कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल्स हेल्प्स इन कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसमें क्या है कि आपको पैसेज में प्रॉब्लम बताया गया है, सिर्फ सोल्यूशन की बात ही नहीं की गई है। ठीक है, सोल्यूशन की कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ प्रॉब्लम बताया गया है। इस वजह से तो ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि पैसेज के आधार पे ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इस तरीके की बात नहीं। यही है कल्पना कि आप अपने से अज्यूम कर रहे हो जो पैसेज से हटके कर दिया आपने, पैसेज के आधार पे नहीं किया। अपने पैसेज में ये बात लिखी नहीं है जिसकी वजह से आप निकालो नेक्स्ट स्टेप। ठीक, ये कल्पना सही है जो आप लास्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे उसके हिसाब से कि जो मृदा का विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक जो ऑर्गेनिक है कार्बन के रूप में रोक कर रखती है और वायुमंडल में उन्मुक्त हो जाने से बचाती है। तो इसका सीधा जो मतलब आपको निकलेगा कि अरे हाँ यार, जलवायु परिवर्तन होने से बचाती है। ठीक है, मतलब बचा सकती है। ये नेक्स्ट है आपका। लेकिन क्या ये बात सोल्यूशन के रूप में यहाँ दी गई है कहीं पे? यहीं तक रख दिया गया है, रोक दिया गया है। तो ये कल्पना आपने करी है, तो ये कल्पना यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा जो सी ऑप्शन है वो गलत होता है और ए ऑप्शन वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज को देखते हैं और उसके क्वेश्चन को। ये है पैसेज 4 और इसका ऑप्शन वही पूर्वधारणा। ठीक है, कल्पना, अजम्पशन, एज्यूम करना है। लेकिन अजम्पशन आपको सिर्फ और सिर्फ पैसेज के आधार पे होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे पूछते हैं कि वैलिड एजम्पशन क्या है। एजम्पशन आपका सही हो सकता है, लेकिन वैलिड क्या है? वैलिड यानी कि जो पैसेज में दिया गया उसके आधार पे। तो अब चलिए देखते हैं कि क्या कहता है पैसेज। असमानता न केवल दिखाई देती है बल्कि अनेक उदाहरणों में सांख्यिकी रूप में मापी जा सकती है, किंतु इसे संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति ना तो दिखाई देती है और ना ही मापी जा सकती है। ठीक है, असमानता दिखाई देती है लेकिन जो आर्थिक शक्ति है वो ना मापी जा सकती है ना दिखाई देती है। ठीक है, गुरुत्व बल की ही तरह शक्ति असमानता का संघटक सिद्धांत है। शक्ति जो है असमानता का संघटक सिद्धांत है, चाहे वो आय या संपत्ति, लिंग, वंश, धर्म और क्षेत्र किसी भी हो। इसके प्रभाव सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से दिखाई देते हैं, सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से दिखाई देते हैं, किंतु जिन रीतियों से आर्थिक शक्तियाँ दृश्यमान आर्थिक चरों को तोड़ती मरोड़ती हैं वे अदृश्य रूप से अस्पष्ट बने रहते हैं। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? तो यहाँ पैसेज का ये मतलब निकलता है कि जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, ठीक है, वो दिखाई भी नहीं, वो सिर्फ दिखाई नहीं देती है, उसको नंबर्स में नापा भी जाता है। लेकिन जो आर्थिक शक्ति होती हैं वो ना तो दिखाई देती है ना ही इनको मापा जा सकता है। ये गुरुत्व बल यानी कि जो ग्रेविटी है वो होती तो है लेकिन दिखती नहीं है। ठीक है, आप उसको महसूस तो कर सकते हो लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। वो ये बिल्कुल वैसा ही है जो शक्ति और समानता का संगठन सिद्धांत है, जो कि है बिल्कुल ग्रेविटी जैसी कि होती है, दिखती नहीं है, और जो ना अलग अलग क्षेत्रों में होती है, संपत्ति के आधार पर, लिंग, वंश, धर्म और अन्य क्षेत्रों में होती है। आप कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस करोगे लेकिन वो दिखाई नहीं देगी। तो ये बात इसमें कही जा रही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि किसी समाज में असमानता के होने के लिए आर्थिक शक्ति ही एकमात्र कारण है। तो हाँ, यहाँ पे तो आर्थिक ही एक कारण है बताया जा रहा है, जिसके आधार पर इनइक्वालिटी की बातें हो रही है। तो ये सही है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप एलिमिनेशन वाले मेथड को ये करने लगोगे तो आप सोचोगे अच्छा एक मात्र है, इस वजह से ये कैंसिल हो जाना चाहिए। यहाँ पे ओनली रीज़न लिखा हुआ है तो इस वजह से ये कैंसिल हो जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पे ये बात है, आर्थिक ही शक्ति के बारे में बात की गई है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ है द इकोनॉमिक पावर दैट ड्राइव्स, ये है। तो इस हिसाब से हमारा जो ए है वो सही है, कैंसिल नहीं होगा। बी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि आय, संपत्ति आदि विभिन्न प्रकार की असमानता शक्ति को सुदृढ़ करती है। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं कि इनइक्वालिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, इनकम, वेल्थ एट्सेट्रा रीइंफोर्स पावर। नहीं, ये गलत है। अभी मैं बताती हूँ कि ये गलत कैसे है। आपको लग रहा होगा कि ये सही है,
कि हाँ आय और संपत्ति इन सबसे असमानता की शक्ति जो है वो सुदृढ़ होती है। नहीं, शक्ति के वजह से ये सारी चीज़ें में भिन्नता आती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि शक्ति असमानता का संगठन सिद्धांत है, और चाहे वो आय, संपत्ति, लिंग, वंश इन सारी चीज़ों में हो, तो क्या है, शक्ति है मेन पावर, ये है। और यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया गया है, तो इस वजह से ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि पावर इज़ द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी, तो इस आधार पर, और वो वहाँ पे और भी कारण बता रहे थे, इसके आधार पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये कारण नहीं है, इनइक्वालिटी कारण के लिए पावर है। तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन ए और डी जो है वो कैंसिल हो गया। तो अब सी देखते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है कि आर्थिक शक्ति को प्रत्यक्ष अनुभाविक विधियों की अपेक्षा उसके प्रभावों के माध्यम से बेहतर विश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें है लिखा हुआ कि मतलब आप, ये तो सच में थोड़ी सी ज़्यादा हिंदी टाइप की लिखी रहती है, एक बार इंग्लिश वाला भी पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक पावर कैन बी एनालाइज्ड मोर थ्रू इट्स एफर्ट्स देन बाय डायरेक्ट इम्प्रेसिबल मैथड, एम्पिरिकल मैथड। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि ये चीज़ जो है ना, ये मेथड यानी कि आपके अनुभव पे आधारित है, जो आपने फील किया है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उस पे आधारित है। तो हाँ, ये चीज़ है, ये सही है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा सी आंसर हो जाता है। यहाँ पे भी हमारा सी आंसर हो जाता है। तो ये है पैसेज नंबर 5, और ये रिलेटेड है जलवायु परिवर्तन से। और इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष, यानी कि आपको निष्कर्ष निकालना है, यानी कि रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक है, इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा, फाइनली क्या होगा वो देखना है। सबका मायने अगर कंसाइज किया जाएगा तो कंसाइज वे में इस पैसेज के बारे में क्या कहा जाएगा, जो 2-4 लाइनों में पैसेज को पूरी तरह डिफ़ाइन कर पाए। इसका मतलब ये होता है। विवेकपूर्ण, यानी कि इस विवेकपूर्ण का मतलब है कि इस चारों पैसेजेस में ही ऐसा लाइन लिखा गया है सॉरी, यानी कि ये चारों जो पैसेजेस हैं, जो चारों ऑप्शन हैं वो बहुत क्लोज होने वाले हैं। ठीक, और यहाँ पे इस चीज़ को लेके क्या कहा गया, रैशनल है, इसका मतलब यही है। सर्वाधिक तर्कसंगत, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लॉजिकल है, यानी कि इसका मतलब ये कहा गया है कि इसमें से वो निष्कर्ष ढूंढिए जो 2-4 लाइनों में, कम शब्दों में आपको बता पाए कि जो सबसे लॉजिकल है लाइन, जो इस पूरे पैसेज को बता पा रहा है, डिफ़ाइन कर पा रहा है। ठीक है, विवेकपूर्ण का मतलब यहाँ हो गया कि अब ये चारों पैसेजेस ना बहुत क्लोज होने वाले हैं, कि ऐसे कन्फ्यूज़न होगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है वाला टाइप का। तो यही सेम चीज़ है। इन्फेरेंस का मतलब वही निष्कर्ष निकालना, रैशनल यानी कि आपको तर्कसंगत होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, ये तो हम यहाँ पे वैसे ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, तो मैंने आपको बताया था कि जलवायु परिवर्तन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली जलवायु परिवर्तन जिसमें लिखा होता है, वो क्वेश्चन को आप बिना पैसेज पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब वहाँ पे आप अपना दिमाग लगा सकते हो। तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं बिना पैसेज पढ़े हुए इसको सॉल्व करने का। तो मैं पैसेज नहीं पढ़ रही हूँ और मैं पॉज करके भी नहीं पढ़ूँगी, मैं खुद ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रही हूँ कि हाँ ये कितना सत्यापित है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप चाहे तो पॉज करके इस पैसेज को पढ़ सकते हो, उसके बाद सॉल्व तो मैं करा ही रही हूँ, उसके बाद आप देख सकते हो। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या कहता है कि भविष्य में वे किसान लाभ की स्थिति में होंगे जो अपनी पद्धतियों को आधुनिक बनाएंगे और अपने खेतों में विविध फसलें उगाएंगे। तो ये बात भी सही लग रही है, क्योंकि हमने वैसे तो पैसेज पढ़ा नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव है, नेगेटिव तो लग नहीं रहा है, तो ये भी हो सकता है। चलो बी पढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन शैश्य विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अब इसके लिए हम इंग्लिश और देख लेंगे, शैश्य क्या मतलब है। तो क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली अफेक्ट द क्रॉप डाइवर्सिटी, यानी कि ये अफेक्ट करने वाली है एडवर्स यानी कि प्रतिकूल प्रभाव। तो ये भी बात सही है, मतलब
जनरल वे में हम लोग लेके चल रहे हैं कि बिना हम पैसेज पढ़े भी इन जनरल कैसे अपना बुद्धि लगा के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो उस आधार पे तो ठीक है। तीसरा है कि प्रमुख फसलों को नई शेष भूमियों में हस्तांतरित करने से कृषि के अधीन सकल क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होगी और इस प्रकार समग्र कृषि उत्पादन बढ़ेगा। यानी कि जो मेन फसलें हैं उसको अलग अलग भूमियों में अगर लगाया जाए तो उससे कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी। ऐसी कुछ बातें हैं, ठीक है। तो आपको मैंने जहाँ तक बताया था कि रैशनल तरीके से सोचना है, विवेकपूर्ण तरीके से उससे लिखा हुआ है, तो मतलब सारी चीज़ें क्लोज होंगी। तो हमें चौथा भी पढ़ना है कि जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जो भविष्य में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। ये ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। क्यों? ये आपको भी सही लग रहा होगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये वो 2 लाइन है जो आपके ये जो तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं उसका क्रक्स बता रहा है कि जो प्रभाव हो रहा है, ये हो रहा है, तो प्रभाव ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, अर्थव्यवस्था को चेंज करना है, ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं। लेकिन ये 2 लाइन में ही ये बता दे रहा है कि ये 3 ऑप्शन क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से ये डी ऑप्शन जो है वो सही है, और मैं आपको देख करके भी बताती हूँ कि यही सही होना चाहिए। तो यूपीएससी के साइट पे भी मिलने वाले आंसर में यही सही ऑप्शन दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था पहले भी कि इस तरीके से जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड स्पेशली जो क्वेश्चंस हैं वो आप बिना पैसेज पढ़े भी कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने भी अभी एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, तो हाँ ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो हमारा नेक्स्ट पैसेज है पैसेज 6, और इसका ऑप्शन है सर्वाधिक तर्कसंगत वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण निष्कर्ष। विवेकपूर्ण यानी कि रैशनल, ठीक है, यानी वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक, और लॉजिकल वो भी सबसे ज़्यादा, और वो भी निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष का मतलब 2 लाइन में वो बातें हों कम इसमें। विवेकपूर्ण यानी कि सारे जो पैसेज में हैं बातें वो क्लोज होंगी, और साइंटिफिकली क्या है, ठीक, और लॉजिक लग रहा होगा सब में, पर सबसे ज़्यादा जो लॉजिकल है वो क्या होगा। पैसेज कहता है कि चमगादड़ के पंख चमड़ी की परतों की तरह दिखाई दे सकते हैं, किंतु अंदर अंदर चमगादड़ की ठीक वैसी ही 5 उंगलियां होती हैं जैसे कि ओरेंट उटैन यानी कि मनुष्य की होती हैं। साथ ही वैसे ही कलाई जुड़ी हुई होती है कलाइयों के हड्डियों के गुच्छे से, जो कि बाह की लंबाई हड्डियों से जुड़ी होती है। इस बात से अधिक विलक्षण और क्या हो सकता है कि मनुष्य के हाथ जो कस कर पकड़ने के लिए बने हैं, खोदने के लिए बने छछूंदर के हाथ, घोड़े के पाँव, सूस के पद और चमगादड़ के पंख, ये सब एक ही प्रतिरूप में बने हो। यानी कि इसमें दिया गया है कि इसमें ये बताया गया कि हाथ की जो स्थिति है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो अलग अलग जीवों में सेम चीज़ के लिए अलग अलग प्रकृति मतलब काम है। मनुष्य आसानी से चीज़ों को होल्ड कर सकता है, चूहे आसानी से अपने हाथों से ज़मीन की खुदाई कर सकते हैं, चमगादड़ लटकने में तो शायद अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखते हैं कि इससे जुड़े हुए ऑप्शन क्या हैं। तो ऑप्शन ए कहता है कि हाथ की समान संरचना वाली विभिन्न जातियाँ यानी स्पीसीज का होना जैव विविधता का उदाहरण है। तो हाँ ये भी ठीक है, पर मैं जहाँ तक लिखा हुआ है ना विवेकपूर्ण, इसका क्या मतलब है कि ये और भी है ऑप्शंस जो क्लोज होंगे। तो विभिन्न जातियाँ, ऑप्शन बी का क्या है कि विभिन्न जातियाँ स्पीसीज हाथ पैरों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए करती हैं, ये जैव विविधता का उदाहरण है। तो कार्य तो करती हैं, ये भी बात लिखा है, ये भी जैव विविधता का उदाहरण है। सी क्या है कि मनुष्य और उपयुक्त जो जंतुओं के हाथ पैरों के समान संरचना का होना क्रम विकास में हुए सहयोग का उदाहरण है। क्या सहयोग का उदाहरण है? ये भी क्लोज ऑप्शन है। डी है कि मनुष्य और उपयुक्त जंतुओं के क्रम विकास का साझा इतिहास है, ये भी है, ठीक। तो हमको कौन सा ऐसा लग रहा है जो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है, तार्किक है और सर्वाधिक तर्कसंगत है? तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सर्वाधिक तर्कसंगत है। कैसे? क्योंकि इसमें हाथ के समान संरचना वाली विभिन्न जातियों स्पीसीज का होना जैव विविधता का उदाहरण है। ये बात कही गई, हाथों का जो है संरचना के बारे में बात की गई है, ठीक है, इस्तेमाल के बारे में भी बात की गई है, पर सर्वाधिक तर्कसंगत, ठीक है, और वैज्ञानिक आधार पे हमें पहले हाथों की संरचना के बारे में बताया गया है, देन इस्तेमाल के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है।
तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन जो सही होता है, यहाँ पर भी ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब ये तो इतना छोटा सा पैसेज है, ये आप खुद भी रीड कर सकते हो, इसमें कुछ भी हाईलाइट करने का है नहीं, और जो समझा करके मुझे बताना था वो मैंने बता दिया हिंदी में भी, तो ठीक है। ये एक और हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड पैसेज मिल गया है, पैसेज 7। यहाँ पे अटलांटिक महासागर और इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई, मतलब ये जलवायु वलवायु और इन्वायरमेंट रिलेटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगेन कि क्या हम ये बिना पैसेज को पढ़े हुए इस क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुँच सकते हैं कि नहीं। तो मैं भी सेम ही करूँगी, मैं नहीं पढ़ूँगी पैसेज और मैं आंसर तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ। अगर जो भी होता है आंसर मैं उसको बताती हूँ आपको कि क्या हम करेक्ट हैं कि नहीं, ताकि हम फाइनल एग्ज़ाम में ये रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, इस वजह से सिर्फ। तो क्वेश्चन है पूर्व धारणा की, यानी कि अजम्पशन की, ठीक है। और इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो वैलिड अजम्पशन है, ठीक है, वो निकालना है। और ये ऑप्शन वाला है तो और भी शायद अच्छा होगा। चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, मतलब पहला स्टेटमेंट कहता है कि भूमंडलीय तापन का इस ग्रह के जैव विकास पर प्रभाव पड़ता है। इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन हम जनरल जीएस में पढ़ते हैं और ये लगभग उसी पे आधारित होते हैं। तो आपने अगर अच्छे से इन्वायरमेंट पढ़ा है तो भी आप इसको टैकल कर लोगे अपने दिमाग से, क्योंकि इनका बेस जो होता है, आधार जो होता है वही होता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि भूमंडलीय तापन का इस ग्रह के जैव विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, हम बहुत अच्छे से सोच करके ये बता सकते हैं कि हाँ पड़ता है। दूसरा है कि भू संहतियों के पृथक होने से वायुमंडल में कार्बन की विशाल मात्राएं निर्मुक्त होती हैं। भू संहतियों का क्या मतलब यहाँ निकलता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन जो है कि सेपरेशन ऑफ लैंड। तो इसका मतलब होता है कि अगर सेपरेशन ऑफ लैंड है, मतलब कि अगर लैंडों का सेपरेशन होता है तो वहाँ से कार्बन रिलीज़ होता है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में जाता है और वो हार्मफुल है। तो क्या ये कॉज हो सकता है, ठीक है, ये भी सही है। अब ये अगर सही है दोनों, तो ए और बी ही सही हो पाएगा, बाकी तो कोई सही हो ही नहीं पाएगा अगर ये दोनों सही हैं तो हम ए बी को सही मानते हैं। फिर मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं। वैसे तो यही सही होने चाहिए, क्योंकि दो हमने बहुत बुद्धि लगा करके कर लिए, यही दोनों सही होंगे, तो इसके आधार पर और सारे गलत हो जाएंगे। फिर भी हम देखते हैं, लेकिन हम पहले मैं सही आंसर देख लेती हूँ कि क्या यही सही है कि नहीं। तो यही सही आंसर है यूपीएससी के साइट पर भी। तो हमने ये दूसरा पैसेज है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो हमने बिना पढ़े हुए डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट किया है। तो हम शायद ऐसे ही आगे भी प्रैक्टिस करेंगे, मैं कोशिश करूँगी ताकि हम वहाँ पे अपना टाइम बचा पाएँ और एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चंस को डायरेक्ट पैसेज से डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश कर सके। अगर ये चीज़ें बार बार आती हैं, क्योंकि मैंने तो 4 साल के जो पेपर सॉल्व कराए उसमें मुझे ये फील हुआ है, इसलिए मैंने आपको बोला। और ये 2 एक्सपेरिमेंट लाइव हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। आपके लिए तो लाइव नहीं होगा, रिकॉर्डेड होगा, बट मैंने ये ईमानदारी से ट्राई करके देखा है, हाँ ये चीज़ वर्क करती है। तो ये है हमारा नेक्स्ट पैसेज, बट इस पैसेज को हम स्किप करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो के लिए ये पैसेज को रखते हैं और हम मूव करते हैं पैसेज 2 पे डायरेक्टली। उसका कारण बस ये है अभी कि काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं अब वीडियोस को बनाते हुए, और मुझे 2 क्वेश्चंस और लेने हैं। तो इस पैसेज में ये 22 और 23 दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे इस पैसेज को करते हुए। तो बस यही है कि टारगेट कम से कम 10 पैसेजेस मैं एक इसमें सॉल्व करा दूँ, क्योंकि 2019 के पेपर में जो है वो 30 क्वेश्चंस आ रखे हैं कॉम्प्रहेंशन के। तो अगर मैं 10-10 क्वेश्चन भी करा लूँगी तो 3 वीडियो में ये आसानी से ख़त्म हो जाएगा इस वजह से। तो जैसे कि इसका हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण उपनिगमन का मतलब होता है कि रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। विवेकपूर्ण यानी कि आपके ऑप्शन जो हैं वो क्लोज होने वाले हैं, ठीक है। और सर्वाधिक लॉजिक, ठीक है, लॉजिक लगने वाला है सब में, लेकिन सर्वाधिक जो क्लोज है वो सबसे ज़्यादा कौन सा वाला है। यहाँ पर दिया होगा आपको मोस्ट लॉजिक, रैशनल, कोरोलरी
अभी आप लिख सकते हो कि कोरोलरी का क्या मतलब होता है, रिजल्ट होता है कि रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, परिणाम क्या होंगे हिंदी में बोले तो, परिणाम। तो अब चलिए देखते हैं, और ऑप्शन दूसरा भी, और क्वेश्चन दूसरा जो है वो भी देख लेते हैं यहीं पे। तो इसमें कि सार्वधिक निश्चयात्मक रूप से उपलक्षित होता है, मतलब सबसे बेस्ट तरीके से दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि मोस्ट डिफिनेटिवली इम्प्लीड बाय द एवर पैसेज, यानी कि सबसे प्रभावशाली तरीके से क्या है दिया गया, वही है कि सबसे प्रभावशाली से तरीके से का मतलब हो गया कि सबसे अच्छा पैसेज कौन सा है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, तार्किक तरीके से क्या बता रहा है। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। जैसे जैसे डिजिटल परिघटनाएं अधिकांश सामाजिक क्षेत्रों को पुनर्संचरित कर रही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताएं अब डिजिटल क्षेत्र पर दृष्टि डाल रही हैं। इस प्रयास के साथ कि इसका एकांकित रूप से उपनिवेशन करें, विकासशील देशों से बड़े आंकड़े यानी बिग डेटा जो है मुक्त रूप से संग्रहित या खनित किए जाते हैं और उन्हें विकसित देशों में डिजिटल आसूचना में रूपांतरित कर दिया जाता है। ये आसूचना विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करना और एकाधिकार किराया वसूल करना शुरू कर देती है। उदाहरण के लिए टैक्सी कैब की सेवाएं प्रदान करने वाली एक बड़ी विदेशी कंपनी कारों और चालकों का नेटवर्क नहीं है। यह आने जाने, लोक परिवहन, सड़कों, यातायात, नगर की घटनाएं, यात्राओं और चालकों की व्यक्तित्व व्यवहारपूर्ण विशिष्टताओं आदि से संबंधित डिजिटल आसूचना की है। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया। ऑप्शन ए कहता है कि वैश्वीकरण भारत के हितों के अनुकूल नहीं है क्योंकि यह इसकी सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को क्षति पहुंचाता है। तो हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते। खैर, यहाँ पे विवेकपूर्ण है तो हमको विवेकपूर्ण देखना पड़ेगा, मतलब बाकी भी पढ़ना पड़ेगा पेशेंसली। तो खैर ये तो मुझे गलत ही लग रहा है, वैसे नेगेटिव सेंस आ रही है इसकी। तो खैर हम अभी रुकते हैं, आगे के लिए भी देखते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताओं में भारत को अपने डिजिटल प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। ये भी बैलेंस अप्रोच है। सी कहता है कि भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बड़े आंकड़ों के बदले एकाधिकार किराया प्रभावित करना चाहिए। भारत कैसे करेगा, विकसित देश थोड़ी ना है, विकासशील देश है। विकसित देश विकासशील देशों पे मजबूत पड़ रहे हैं। डी क्या है, भारत से बड़े आंकड़ों की हानि इसके विदेशी व्यापार की मात्रा मान समानुपाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो इस हिसाब से ए थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक निश्चयात्मक रूप से उपलक्षित, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वैलिड रीज़न है वो क्या है या आंसर क्या है। ऑप्शन ए कहता है कि डिजिटल स्थान में बड़े आंकड़े यानी बिग डेटा मुख्य संसाधन होते हैं। तो मुख्य संसाधन तो होते हैं, पर हमको देखना है कि सर्वाधिक वाला क्या है। दूसरा है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बड़े आंकड़े सृजित होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन क्या ये पैसेज में लिखा है। सी की तरफ मूव करते हैं कि बड़े आंकड़ों तक पहुंच विकसित देशों का विशेषाधिकार है। विकसित देशों का विशेषाधिकार है। चौथा देखते हैं कि बड़े आंकड़ों तक पहुंच और सामित विकसित देशों की विशिष्टता है। विशेषाधिकार नहीं है, विशिष्टता है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाले पैसेज में भी आपको यहाँ से फिनोमेना रिस्ट्रक्चरिंग मोस्ट सोशल सेक्टर, इट्स यहाँ से लेकर के आपके यहाँ तक के पैसेज को डिफाइन करता है ऑप्शन ए के लिए, जो आंसर है बी। सॉरी, क्वेश्चन 22 का आंसर बी। दूसरी चीज़ है कि जो बिग डाटा है, ठीक है, वो आपको सबसे ज़्यादा जो है रिलेवेंट जो आंसर लग रहा है वो है डी, क्योंकि इसमें एक्सेस टू एंड पोसेशंस ऑफ बिग डाटा इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्री। तो ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का पैसेज, जो कि मैंने इंग्लिश वालों के लिए भी कराने की हेल्प करने की कोशिश की अपने साइड से, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लग रही है क्योंकि डबल चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो आई होप कि आपको मेरे एफर्ट्स से कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। बाकी थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।